गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और केमिस्ट्री में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो धातु एवं अधातु है। ठीक है, तो धातु और अधातु के बारे में काफ़ी हद तक हम लोगों ने जाना है, सीखा है। और आज का जो लेक्चर है आपका वो धातु और अधातु में एक टॉपिक आता है खनिज और अयस्क। ठीक है, या मिनरल्स और एंड ओर्स उसको कहते हैं। ठीक है, अब ये खनिज जो है, खनिज और अयस्क कहते किसको है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। ठीक, देखिए, पृथ्वी के धरातल में, पृथ्वी के परत में या पृथ्वी के कोर में बहुत सारे पिघली हुई अवस्थाओं में पदार्थ पाए जाते हैं। उसी पदार्थों में से कुछ ठोस युक्त, धातु युक्त ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं, जो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था वाले पाए जाते हैं पदार्थ। ठीक है, उनमें होता क्या है कि ये इनकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, उसमें दबाव लगते हैं। ठीक है, यानी जो अंदर मैग्मा है, मैग्मा में क्या लग रहा है? ऊपर से प्रेशर लग रहा है। यानी जिस समय खनिज का निर्माण होता है उस समय पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सा में कुछ ना कुछ भौतिक क्रियाएं चलती हैं और कुछ ना कुछ उसमें रासायनिक क्रियाएं भी चलता है, जिस कारण से वो एक अलग आकार का, यानी अलग उनका क्या होता है? क्रिस्टलीय, यानी ठोस क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। उनकी एक अलग चमक पाई जाती है, उनके रंग अलग हो जाते हैं। ये सब किसके वजह से होता है? तो पृथ्वी के अंदर होने वाले जो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं उनके कारण ही उनके क्रिस्टलीय बनने का प्रमुख क्या हो जाता है? कारण होता है। तो यहाँ से हमें खनिज समझ में आया कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी की परत में विद्यमान, पृथ्वी की परत में मौजूद धातु युक्त ठोस पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि खनिज जो होता है वो पूरी तरीका से प्योर नहीं होता है। इसको प्योर करने के लिए, यानी शुद्ध करने के लिए हमें क्या होते हैं? अलग अलग प्रक्रिया से खनिज को प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, अयस्क क्या होता है? तो ये इम्प्योर फॉर्म है, यानी खनिज हमें डायरेक्ट नहीं मिलते। खनिज हमें डायरेक्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता है कि कहीं आप खनन कर रहे हो, कहीं मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं और डायरेक्ट आपको वहां से प्योर चीज मिल जाए। ठीक है, यानी सोना भी जो होता है वो क्या होते हैं? अशुद्धियों से प्राप्त किए जाते हैं, उसको शोधन करके। बात क्लियर हुआ? तो यहां से आप समझ गए होंगे कि खनिज होता क्या है। यानी खनिज जो होते हैं पृथ्वी की परत में विद्यमान, जो यानी मौजूद जो होता है धातु युक्त पदार्थ क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हालांकि आपको ये भी जानना होगा कि खनिज जो होता है ना, खनिज जो होते हैं ये खनिज हमें पृथ्वी के परत से भी मिल जाता है और इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर स्रोत की हम बात करें तो इसके दो स्रोत प्रमुख माने जाते हैं। एक तो है कि पृथ्वी की परत है, पृथ्वी की परत है, और सेकंड की अगर हम बात करें तो समुद्री जल है। समुद्री जल, समुद्री जल भी क्या है? खनिज का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, ठीक है, ये सारा का सारा जो है हमें क्या है? खनिज है। ठीक है, अब कुछ खनिज जो है यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं प्रश्न में कि कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर सोडियम धातु को हमें प्राप्त करना है, किस धातु को प्राप्त करना है? सोडियम धातु को। ठीक है, तो बोरेक्स हो गया, चिली साल्ट पीटर हो गया। ठीक है, यानी ये खनिज जो है बोरेक्स एंड चिली साल्ट पीटर जो होता है, इससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? तो सोडियम धातु हमें मिल जाता है। ठीक है, अभी हमने कहा कुछ देर पहले कि खनिज जो होता है वो पूरा पूरा प्योर नहीं होता है, प्योर शुद्ध यानी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम धातु जो है वो कहाँ से मिलता है, तो भारत के लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख जो आपका राज्य है उसमें पाया जाता है। चिली एक देश है, ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं, और पेरू वहाँ पाए जाते हैं। यानी चिली और पेरू जो है आपका
साउथ कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सोडियम हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो लद्दाख से मिलते हैं, चिली से मिलते हैं और पेरू से मिलते हैं, ठीक है। अगला आता है मैग्नीशियम, अगला आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस खनिज से, तो डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। यानी हमें अगर मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हमें किस खनिज से मिलेगा, तो डोलोमाइट और मैग्नेसाइट से मिलेंगे, ठीक, बात क्लियर। ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम किस खनिज से, जिप्सम से निकाले जाते हैं, किससे निकाले जाते हैं, जिप्सम से निकाले जाते हैं। और कहाँ कहाँ ये मिलता है, तो राजस्थान, राजस्थान में, तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों में इसके भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट जो है खनिज, उससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, एल्यूमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है एंड महाराष्ट्र में मिल जाता है, ठीक है। तो इन 4 राज्यों से हमें क्या मिल जाते हैं, तो एल्यूमिनियम मिल जाते हैं, ठीक है। अगला है कॉपर। कॉपर हमें किससे प्राप्त होता है, तो कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट से ही हमें क्या मिलते हैं, कॉपर मिलते हैं। ये कहाँ कहाँ है, तो झारखंड से मिलता है, ओडिशा से मिलता है और मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे है जिंक, ठीक है। जिंक हमें कहाँ से मिलते हैं, तो जिंक ब्लेड एक खनिज है। जिंक ब्लेड जो है एक खनिज का नाम है और उसी खनिज से हम जिंक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये कहाँ से मिलता है, तो सबसे ज्यादा भंडारण जो पाया जाता है जिंक ब्लेड का, वो पाया जाता है राजस्थान से, ठीक है। अगला है आयरन। आयरन कहने का मतलब है लोहा। लोहा जो है एक खनिज प्राप्त होता है हेमेटाइट से। हालांकि हेमेटाइट के अलावा सिडेराइट से भी प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट से भी प्राप्त होता है। तो इन सारे चीजों से आयरन प्राप्त होते हैं। आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, हेमेटाइट के अलावा सीडेराइट होता है, सीडेराइट होता है। साथ ही साथ आप मैग्नेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से भी ये प्राप्त कर लिए जाते हैं। और इसका भंडारण कहाँ कहाँ है, तो झारखंड और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा भंडारण पाए जाते हैं, ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि खनिज क्या है, ठीक है। और खनिज का अच्छा स्रोत क्या होता है, एक तो पृथ्वी की परत है और सेकंड नंबर है समुद्री जल। ये स्रोत है हमारे, जहां से हम खनिज को प्राप्त करते हैं। खनिज क्या होता है, तो एक धातु युक्त ठोस पदार्थ होता है। सोडियम का क्या है, तो सोडियम के अगर खनिज पूछा जाए तो चिली साल्ट पीटर और बोरेक्स है, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आप कहोगे कि चिली से, साथ ही साथ पेरू से और हमारे एक राज्य है लद्दाख, वहां से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो डोलोमाइट और मैग्नेसाइट, ठीक है। डोलोमाइट और मैग्नेसाइट। मैग्नेटाइट लोहा का है, मैग्नेटाइट किसका है, लोहा का है, हमने कहा है मैग्नेसाइट, ठीक है। तो मैग्नेसाइट किसका है, तो आप कहोगे कि मैग्नीशियम का खनिज है। ये कहाँ से मिलता है, तो तमिलनाडु से मिलता है। इसी तरीका से अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कहाँ से, कैल्शियम किससे मिलता है, तो जिप्सम से मिलता है। ये कहाँ से, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। एल्युमिनियम का खनिज बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर, कॉपर पाइराइट से प्राप्त होता है। आप यहीं पर देखो कॉपर है, कॉपर लिखा हुआ है, खाली पाइराइट जोड़ देना है। तो ध्यान रखना कि कॉपर पाइराइट से कॉपर मिलता है। झारखंड में है, उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक ब्लेड से, जिंक में ही देखो जिंक ब्लेड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि जिंक यहाँ से मिलता है, ठीक है। कहाँ से, तो राजस्थान। आयरन कहाँ से है, तो हेमेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। ये सारा का सारा आयरन पाइराइट भी होता है। तो ये झारखंड और कर्नाटक से मिलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि खनिज क्या है, ठीक है, और कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चल आगे की अगर हम बात करें तो आगे जो है हमारा
अब है अयस्क। अयस्क क्या है तो देखिए, जिस खनिज में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अशुद्धियां पाई जाती है। सबसे पहली बात कि जो खनिज होता है उसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में अशुद्धियां। अशुद्धियां, अयस्क एक प्रकार का क्या है, अशुद्धियां है। ठीक है, जो खनिज प्राप्त करने का क्या होता है, एक स्रोत होता है। ठीक है, तो उसको क्या होते हैं कि उसको जब हम लोग विद्यमान हो, ठीक है, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो, क्या होता है, धातु विद्यमान होता है। यानी अयस्क क्या है, एक प्रकार का अशुद्धि है। और उस अशुद्धि में क्या मौजूद होता है, तो आप कहोगे कि धातु मौजूद होता है। ठीक है, और उससे क्या करते हैं कि उससे हम निकालते क्या है, तो आप कहोगे कि हम धातु को प्योर करके निकालते हैं, जिसको कम खर्च में ही और सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आसानी से हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि अयस्क जो होता है एक अशुद्धि के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब कि सल्फाइड के फॉर्म में होगा, ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, इन सारे फॉर्म में पाए जाते हैं अयस्क। ठीक है, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में अशुद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें एक ही साथ बहुत सारे क्या होते हैं, धातु मौजूद होते हैं, बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये क्या है, Al2O3 इंटू 2H2O, जिसको हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बॉक्साइट के नाम से। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Al2, ठीक है, O3 इंटू 2H2O। ठीक है, अब इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, अभी आपने पढ़ा है कि बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट से क्या प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम को। तो यहाँ देखो कि एल्युमिनियम शुद्ध नहीं है, एल्युमिनियम शुद्ध फॉर्म में नहीं है। यहाँ देखो ऑक्सीजन भी मौजूद है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मौजूद है, साथ ही साथ आप देख रहे हो तो एल्युमिनियम भी मौजूद है, एल्यूमिनियम भी मौजूद है। ठीक है, आप साथ ही साथ देख रहे हो कि जल के दो अणु भी मौजूद है। यानी यहाँ पर बॉक्साइट में तीन तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व, हालांकि तत्व तो बहुत सारा मौजूद है, एल्युमिनियम है, अयस्क है, हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन भी है। यहाँ H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन के साथ साथ ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये सारे के सारे जो तत्व है एक साथ मौजूद हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, अयस्क नाम दिया। और इससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, तो प्योर फॉर्म में हम खनिज को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम निकालना हुआ तो एल्युमिनियम के लिए हमें क्या मिलेगा, तो Al2O3 इंटू 2H2O, यानी इस फॉर्म में हमें मिलेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो Al2 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। ठीक है, अब ये क्या है, ये समझ लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Al2 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। ठीक है, ये क्या है, एक अयस्क है। क्या है, अयस्क है, जो किस फॉर्म में है, अशुद्धि के फॉर्म में है। इसमें बहुत सारे क्या मौजूद है, तत्व मौजूद है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एल्युमिनियम मौजूद है, यहाँ से एस आई का मतलब होता है सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, यहाँ देखो ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो एल्युमिनियम भी मौजूद है, सिलिकॉन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो यहाँ पर चार एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या प्राप्त कर लेते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, या सिलिकॉन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, अयस्क है। एक प्रकार का क्या है, अयस्क है। बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना कि ये सभी खनिज जो है
अयस्क अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? कि देखो, खनिज जो होता है वो प्योर फॉर्म में अब मिल रहे हैं। किस फॉर्म में? अयस्क से हमने खनिज निकाला, तो अयस्क में क्या थे? बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद थे। ठीक है, लेकिन खनिज क्या हो गया? हम जैसे लोहा, लोहा हमारा एक क्या है? खनिज है। लोहा क्या है? खनिज है, एक धातु है। तो लोहा में क्या आपको एल्युमिनियम दिख रहा? तो आप कहोगे नहीं दिखोगे। यानी लोहा के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लोहा जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनके अगर परमाणु देखा जाए तो क्या ये परमाणु इसमें एल्युमिनियम का मिलेगा? एल्युमिनियम के कण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कितना भी इसे तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, इसका अंतिम कण भी जो होगा वो हमें क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सभी खनिज अयस्क नहीं होता। सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क जो है, सभी अयस्क जो है, अयस्क खनिज होता है। खनिज होता है। ठीक है, सभी अयस्क क्या होता है? खनिज होता है, क्योंकि अयस्क में ही क्या मौजूद है? खनिज मौजूद है। ठीक है, तो सभी अयस्क क्या है? खनिज है। ठीक है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। इसी वेन डायग्राम को, इसी को हमने यहाँ पर समझाया है। इसी को हमने समझाया है। बात क्लियर है? कि देखो, सबसे बाहर में क्या है? खनिज है, और खनिज के अंदर ही क्या है? अयस्क है। यानी कि सभी अयस्क जो है खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। बात क्लियर है? अब इस चीज को तुम लिखना चाहते हो तो लिखो पॉइंट करके। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, किंतु किंतु सभी अयस्क सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। बात क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अयस्क, ठीक है, अयस्क जो होता है ना, ठीक है, अयस्क बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि अयस्क जो होता है वो अशुद्धि है। ठीक है, तो अशुद्धि भी बहुत तरह के होंगे। जैसे अयस्क का जो होता है ऑक्साइड के फॉर्म में भी होता है। किसके फॉर्म में? ऑक्साइड। यानी जहां ऑक्सीजन मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड कहेंगे। जहां सल्फर मौजूद है उसे हम सल्फाइड कहेंगे। जहां सल्फर मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे? तो आप कहोगे कि सल्फाइड कहेंगे। ठीक है, इसी तरीका से जहां कार्बोनेट मौजूद है, यानी कि देखो, जहां ऑक्सीजन मौजूद है उसे हम कहेंगे कि ऑक्साइड के फॉर्म में है। ठीक है, और जहां सल्फर मौजूद है उसे हम कहेंगे कि सल्फाइड के रूप में है। जहां कार्बोनेट है यानी CO3 है उसे हम कहेंगे कि कार्बोनेट के रूप में है। जहां 17वें ग्रुप का 17वें ग्रुप का अगर कोई भी तत्व मौजूद है, जैसे कहने का मतलब है कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन पांचों का पांचों अगर मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो हैलाइड के फॉर्म में है। ठीक है, फास्फेट, यानी जहां फास्फेट PO4 के रूप में अगर मौजूद है तो उसे हम कहते हैं कि फास्फेट अयस्क है। ठीक है, तो यहां से देखो अयस्क के कितने प्रकार हुए? आपको 5 प्रकार मिला। कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला ऑक्साइड का, सेकेंड नंबर है आपका सल्फाइड का, थर्ड नंबर है कार्बोनेट का, फोर्थ नंबर है हेलाइड का यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के रूप में, और 5 नंबर है फास्फेट के रूप में। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गए? बोलिए, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गए? चल,
तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चल तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये जाना, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो और क्या है, देखिए अब इसके कुछ कुछ है हमने तत्व का भी नाम लिखा है, ठीक है, यानी धातु का नाम लिखा है कि कौन कौन से किस किस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम कॉपर की बात करें, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड वाले अयस्क से प्राप्त किए जाते हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ऑक्साइड वाले अयस्क से, जिंक हो गया, टीन हो गया, आयरन हो गया, इन पांचों का पांचों जो हमारा धातु है वो किस अयस्क से मिलता है, तो ऑक्साइड वाले अयस्क से मिलते हैं। बात क्लियर हुआ। इसी तरीका से अगर बात करें तो कॉपर हमें सल्फाइड वाले अयस्क से भी मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, इन सारे का सारा क्या है, सल्फाइड के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में सोडियम हो जाता है, कॉपर होता है, कैल्शियम हो जाते हैं। हेलाइड के रूप में कैल्शियम होता है, सिल्वर होता है, फास्फेट के रूप में कैल्शियम मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि आपको कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चल आगे की अगर हम बात करें तो आगे है हम लोगों का धातु कर्म। क्या है, धातु कर्म। ठीक है, अब धातु कर्म में कुछ हमारे कह सकते हैं कि फैक्ट मौजूद होता है। फैक्ट कहने का मतलब कुछ शब्द आते हैं जो शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि धातु कर्म होता क्या है। ठीक है, देखो अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो शोधन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी अयस्कों से धातु के निष्कर्षण, अयस्कों से क्या किया जा रहा है, धातु के निष्कर्षण। निष्कर्षण कहने का मतलब है कि परिणाम। निष्कर्ष हम कब कहते हैं, जब परिणाम हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करना। ठीक है, यानी अयस्कों से धातुओं को प्राप्त एवं उनके शोधन। शोधन कहने का मतलब कि उसमें से जो इम्प्योरिटी को छांटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इम्प्योरिटी को यानी अशुद्धियों को जो क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है यही हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कि धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहला एक आता है अधात्री। ठीक है, क्या आता है, अधात्री। देखिए अयस्कों में बहुत प्रकार के यानी कईयों प्रकार के उसमें अशुद्धियां मिली होती है, जिसको हम बोलते हैं कि अवांछनीय पदार्थ है। ठीक है, अवांछनीय कहने का मतलब है कि जो जरूरी का चीज नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी अभी नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधात्री। यानी अधात्री एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अयस्क के साथ मिलकर इम्प्योरिटी के फॉर्म में मौजूद होता है। क्या होता है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में मौजूद होता है, यानी जो अवांछनीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। क्या होता है, अवांछनीय पदार्थ मिश्रित होता है, उसी को हम कहते हैं कि वो क्या है, अधात्री है। ठीक है, जैसे मौजूद होता है बालू, मौजूद होता है कंकर, मौजूद होता है मिट्टी, मौजूद होता है, ये तीनों चीज मौजूद है तो हम उसे कहेंगे कि क्या है, वो अधात्री है। बात क्लियर हुआ। चलो आगे है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण क्या होता है कि अयस्कों से जब हम अपद्रव्यों को दूर करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अपद्रव्य। ठीक है, अपद्रव्य, अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब देखो, अप का मतलब हुआ अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। अद्रव्य का मतलब हुआ पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या हुआ, पदार्थ, यानी अशुद्ध पदार्थ को ही हमने क्या कहा है, अपद्रव्य कहा है। क्या कहा है, अपद्रव्य कहा है। तो इसको दूर करना, इसको दूर करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। बात क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि अयस्क का सांद्रण जो होता है, अयस्क में विद्यमान जो अपद्रव्य होते हैं यानी जो अशुद्ध पदार्थ मौजूद होते हैं, उसको अलग करना ही क्या कहलाता है, तो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। चल अब एक होता है निस्तापन। क्या होता है, निस्तापन। निस्तापन सबसे पहला है कि इसमें क्या होता है कि हम अयस्क से इसको हाई टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर,
हाई टेम्परेचर पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। और गर्म भी करते हैं तो हम द्रव्यनांक से कम है, द्रव्यनांक से कम, यानी कि उसको पिघलने के, ठीक है, यानी कि वो पिघल ना जाए, उससे कम ताप पर करते हैं। ताप तो देते हैं हाई, ताप देते हैं हाई। जैसे अगर हम बात करें जिंक के, अगर हम बात करें जिंक की, ठीक है, जिंक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जिंक जो होता है इसका द्रव्यनांक होता है 419 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 419 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम इसे 419 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो ये पिघलने लगेगा। क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। ठीक है, तो इसको पिघलाना नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको लगभग हम 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करेंगे। बात क्लियर हुआ। तो यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हाई टेम्परेचर तो दिया गया, लेकिन द्रव्यनांक से क्या दिया गया, कम दिया गया। पॉइंट क्लियर है। थर्ड नंबर और पॉइंट की बात करें तो इसको वायु की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन यहां नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो धातु जो मिलते हैं वो हमें ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें अयस्कों का ऑक्साइड फॉर्म मिलता है, यानी खनिजों का हमें ऑक्साइड फॉर्म प्राप्त होता है। और प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, परंतु बिना वायु की उपस्थिति में। ठीक है, यानी वायु उपस्थित नहीं होता है और द्रव्यनांक से हम कम टेम्परेचर पर, द्रव्यनांक से कम टेम्परेचर पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। चल, तो यहां से आपको निस्तापन भी समझ में आ गया। और निस्तापन से हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्साइड वाले फॉर्म ही मौजूद होंगे, ऑक्साइड वाले चीजें ही प्राप्त होगी हमें। ठीक है, आगे है जारन। जारन क्या होता है, देखिए, जारन जो होता है ये सल्फाइड अयस्क होता है। क्या होता है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क अभी हमने बताया था कि अयस्कों का फॉर्म होता है, अयस्कों का फॉर्म। जैसे कार्बोनेट वाले फॉर्म थे, सल्फाइड वाले फॉर्म थे, फास्फेट वाला फॉर्म था, ऑक्साइड वाला फॉर्म था। तो यहाँ जारन जो विधि होता है इसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड वाली जो अयस्क होती है, ठीक है, इसको वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो आप कहोगे कि वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में वायु मौजूद होगा। ठीक है, वायु मौजूद होगा और इसको तीव्रता से गर्म करते हैं, यानी बहुत तेज गर्म करते हैं। और इससे हमें क्या होता है, धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे कि जारन कहलाता है। क्या कहलाता है, जारन। यानी जारन एक ऐसा विधि है जो सल्फाइड अयस्कों को, कौन से अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को तेजी से गर्म करने पर वायु की उपस्थिति में हमें धातु के ऑक्साइड फॉर्म प्राप्त होते हैं, धातु के ऑक्साइड फॉर्म प्राप्त होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा विधि कौन सा है, जारन है। क्या कहलाता है, जारन कहलाता है। बात क्लियर है। चल, आगे है द्रावक। द्रावक क्या होता है, देखो, द्रावक कहने का मतलब कि जो द्रव अवस्था में है, द्रावक कहने का मतलब जो द्रव अवस्था में है। कह रहा है कि द्रावक वह पदार्थ है, द्रावक एक पदार्थ है जो निस्तापित या जड़ित अयस्क है। यहाँ अभी पढ़ा निस्तापित, यानी कि जो ऑक्साइड के रूप में हमें मिला यहाँ से, और यहाँ से भी हमें मिला ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, यानी ऑक्साइड के फॉर्म में जो हमें धातु मिले, ठीक है, उसको और कोक के साथ, यानी कोक कहने का मतलब कि जो कोयला का जो रूप होता है, ठीक है, कोयला का जो रूप होता है, ठीक है, यानी कार्बन का जो प्रारूप है कोक एक, उसके साथ मिश्रित करके हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करके इनकी अशुद्धियों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, द्रावक कहलाता है। ये पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होता है। कैसी, पिघली हुई अवस्था में। आगे अगर हम बात करें धातु मल का,
तो धातुमल क्या होता है? ये द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील होता है। क्या होता है? अद्रवणशील। अद्रवणशील कहने का मतलब क्या है? अब इसको समझते हैं। अद्रवणशील कहने का मतलब है कि जो द्रव की अवस्था में न हो, जो द्रव की अवस्था में न हो, जो द्रव की अवस्था में नहीं है, वो किस अवस्था में होगा? तो ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, यानी कि जो द्रावक अयस्क है, यानी जो पिघला हुआ हमें अयस्क प्राप्त हुआ, उसमें क्या मौजूद होते हैं? तो अद्रवणशील अपद्रव्य मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी बिना पिघला हुआ हमें पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? जो संयोग करके द्रवणशील जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। ठीक है, धातु मल कहते हैं। ठीक, तो धातुमल क्या है? द्रावक में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थों में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है। यह क्या होता है? हल्का होता है। यह क्या होता है? हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ये क्या होते हैं? धातु के ऊपर तैरने लग जाता है। क्या होता है? तैरने लग जाता है। बात क्लियर है? चल, अगला है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है? तो ये धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ जब हम गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं? कोक के साथ गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है? धातु में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? धातु में परिवर्तित करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। यानी कि जब हम धातु के अयस्क को हम कोक के साथ गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? तो धातु में बदल जाता है, और यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? प्रगलन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? चल, अब यहाँ से तेजी से समझो, थोड़ी सी रिकॉल कर लेते हैं। अधात्री क्या था? कि अयस्कों में जो अवांछनीय पदार्थ है, यानी जो बेकार की पदार्थें मौजूद है, उसी को हम क्या कहें? तो उसी को हम कहते हैं कि अवांछनीय पदार्थ है। ठीक है, और इसी को हम अधात्री बोले। अयस्क का साधारण क्या है? कि अयस्क में जो विद्यमान अपद्रव्य है, यानी जो ठोस अवस्था को दूर करने वाली जो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। निस्तापन है, जिसको उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, परंतु द्रव्यमांक से कम टेम्परेचर पर, तो ऑक्साइड के रूप में मिलता है, निस्तापन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क को जब हम क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में हम तेजी से गर्म करते हैं, तो जो हमें ऑक्साइड मिलता है धातु का, वो प्रक्रिया जारण कहलाता है। द्रावक एक पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित अयस्कों को के साथ मिश्रित करने पर जो प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? द्रावक कहलाता है। धातुमल द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थों में परिवर्तित कर देना धातुमल कहलाता है। यह हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर तैरने लग जाता है। प्रगलन क्या है? धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर? चल, तो ये बातें आपने समझा। आगे है आपका चल, अब अयस्कों को अलग करने की विधियां होती हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का विधि ही था, वो एक प्रकार का क्या था? विधि था। जो हमने फैक्ट कहा, वो फैक्ट एक प्रकार की क्या है? विधि है। ठीक है, तो अब है कि अयस्कों की सांद्रण की विधि, यानी अयस्क जो हमें प्राप्त करना है, उसे अलग करना है, तो किस प्रकार की विधियां होगा? तो पहला विधि कहता है कि हाथों से चुनकर, हाथ से क्या करना है? चुन चुन कर आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे अगर हम आपसे बात करें
तो आपने कभी ना कभी चक्की मिल में गया होगा, ठीक है। चक्की मिल में क्या होता है कि आप चक्की मिल में अनाज डालते हो, ठीक है। अनाज डालने पर वो क्या होता है, पिस जाते हैं, क्या होते हैं, पिस जाते हैं। और पिस कर जो हमें चाहिए वो चीज़ इधर मिल जाता है, जो हमें नहीं चाहिए इधर बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे कभी ना कभी आप गए होंगे मसूरी, मसूरी का जो होता है उसमें छिलका बाहर हो जाता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो हाथ से चुनकर क्या होता है कि अयस्क में विद्यमान होते हैं बड़े-बड़े आकार के अशुद्धियाँ, ठीक है। बड़े-बड़े आकार के अशुद्धियाँ मौजूद होता है, तो उनको क्या करते हैं, हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। हाथ से चुनकर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, तो ये विधि क्या कहलाया, हाथ से चुनकर वाली विधियाँ कहलाया। अब अयस्क के जो टुकड़ा होते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है कि हाथ से चुनकर जो बड़े-बड़े आकार के अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, जैसे बालू के कण हो गए, मिट्टी के कण हो गए, ठीक है, कंकड़ हो गए, ये सारी चीज़ मौजूद है, तो पहले तो उसे हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। फिर जो अयस्क के टुकड़े हैं, ठीक है, जो अशुद्ध अयस्क हैं, अब उस अयस्क को क्या किया जाता है, इन टुकड़ों को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है और तोड़कर इसे छोटे-छोटे टुकड़े में बदल दिए जाते हैं। छोटे-छोटे टुकड़े में बदल दिए जाते हैं, ठीक है? और बदल कर क्या किया जाता है, इसे चूर्ण के रूप में प्राप्त किया जाता है और चूर्ण के रूप में प्राप्त करके इसे स्टैम्प मिल में डालने पर, किसमें? स्टैम्प मिल में डालने पर यह अयस्क जो होता है अत्यंत बारीक रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? अत्यंत ही बारीक रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पत्थर है, ठीक है? जो हमें मिला, इसमें बहुत सारे क्या हैं, छोटे-छोटे, बड़े, ठीक है? अब ये छोटे वाले जो हैं, ठीक है? अब बड़े-बड़े ये पत्थर है, तो इस बड़े वाले पत्थर को हमने क्या किया, हाथ से चुनकर निकाल लिया बाहर। हाथ से चुनकर निकाले, तो बचे जो छोटे-छोटे हैं, इसको हमने क्या किया, इसको तोड़ा। इसको क्या किया, तोड़ा और तोड़कर क्या बनाया, चूर्ण बना दिया। तोड़कर चूर्ण बना दिया। अब इसको क्या करते हैं, एक डाल देते हैं, ठीक है? इसमें स्टैम्प मिल में डालते हैं। स्टैम्प मिल में ये जो होता है, आप देखो कि जैसे यहाँ पर एक रोलर है और यहाँ पर भी एक रोलर है, 2 रोलर है। ये 2 रोलर जो होते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो चुंबक के साथ रोलर बना होता है, ठीक है? किसके साथ? चुंबक। यहाँ पर चुंबक होता है, यहाँ पर चुंबक नहीं होता है। यानी यहाँ पर चुंबक जो है, वो मौजूद नहीं है और यहाँ पर चुंबक देखो लिखा हुआ है, चुंबक के साथ रोलर है। तो यहाँ से जो हमने अयस्क का चूर्ण हमने डाला, ठीक है? तो ये दोनों का रोलर जो है, ये क्या होता है, एक बेल्ट के माध्यम से जुड़ा होता है। एक चमड़े की बेल्ट होती है, उस बेल्ट के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक? जिससे होकर ये चूर्ण गुजरते हैं। चूर्ण हो यहाँ से क्या होता है, गुजरता है। तो गुजरा, तो यहाँ से जो धातु होगा, जो चुंबकीय धातु होगा, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो भी चीज़, ठीक है, आपको प्राप्त करना है, तो जो अचुंबकीय है वो बाहर निकल जाएगा और जो चुंबक है वो चुंबक के साथ लगा रहेगा, वो इधर निकल जाएगा, तो ये चुंबकीय अयस्क हो जाता है, ठीक है? और इसी को हम कहते हैं चुंबकीय विधि भी कह देते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग चुंबकीय विधि, तो ये इसी प्रकार से ये भी विधियाँ हाथ से चुन करवा ली, ठीक है? और इसको किसी मशीन के माध्यम से किया गया। बात क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है, आपका है, चल, आगे है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है? गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या होता है, अब इसको समझते हैं। चल, देखो, इसमें क्या होता है कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयोग होती है जिसमें अयस्क के कण जो होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी होता है। सबसे पहला जो होता है कि यहाँ पर जो अयस्क है, ठीक है? अयस्क के जो कण है, वो क्या है? भारी है, ठीक है? अशुद्धि जो है वो क्या है? हल्का है। अशुद्धि जो है वो क्या है? हल्का है, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और इसको क्या करते हैं कि अयस्क के जो चूर्ण होता है, जो हमने चूर्ण बनाया, उस चूर्ण को जल के साथ मिलाकर, किसके साथ मिलाकर? जल के साथ मिलाकर एक
टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होती है। टेढ़ी मेढ़ी रास्ता कहने का मतलब कि कई मेढ़ों से युक्त एक कंपन करने वाला टेबल बना होता है, ठीक है? यानी ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या होते रहते हैं, कंपन करते हैं। कंपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से जो अशुद्धि होगा, कभी कभी होता है कि भारी कण के साथ साथ भारी कण के नीचे छोटे हल्के कण भी दब जाते हैं, ठीक है? तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहेगा, तो उससे क्या होगा कि नीचे बैठा हुआ जो हल्का कण होगा वो भी ऊपर आ जाएगा। क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है? और ऊपर आकर इस रास्ते से वो पानी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। पानी के माध्यम से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है? जैसे आपने किया होगा, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई भी चीज़ जो आपके नीचे गिर गए, ठीक है? जैसे आप छान लेते हो या नहीं छान लेते हो, ठीक है? जैसे आप घर में देखे होंगे, जैसे अभी छठ पूजा का मौसम चल रहा है, ठीक है? अभी छठ पूजा का मौसम चल रहा है, तो छठ पूजा में आप देखोगे कि गेहूँ, ठीक है? गेहूँ, गेहूँ क्या होता है? भारी होता है, ठीक है? इसको हम रिलेट कर रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है? हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा गेहूँ, ठीक है? गेहूँ जो होता है, ठीक है? गेहूँ के साथ-साथ बहुत सारे उसके डंठल वगैरह होते हैं, डंठल होते हैं या जौ होते हैं, बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है? तो अशुद्धि हम ले लिख दिया, जो भी आप समझो अशुद्धि लिख दिया, ठीक है? गेहूँ को क्या करते हैं, इसको अशुद्धियाँ को अलग करने के लिए, अशुद्धि को अलग करने के लिए इसको एक टब में डालते हैं। इसको किसमें डालते हैं? एक टब में। यहाँ हमने डाला किसको? गेहूँ डाल दिया, ठीक है? अब गेहूँ को हमने डाला, ठीक है? तो इसके साथ-साथ अशुद्धियाँ भी गया, इसके साथ-साथ क्या गया? अशुद्धियाँ। अब उसमें पानी भर देते हैं, किसमें भर देते हैं? पानी भर देते हैं, तो पानी में क्या होता है? उसको देखते हैं कि आप बार-बार क्या करते हो? हिलाते हो। बार-बार क्या करते हो? हिलाते हो, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ हैं, वो आप देखोगे कि पानी की सतह पर तैरने लग जाती है। पानी की सतह पर क्या करने लग जाती है? तैरने लग जाती है और फिर उसे हम क्या करते हैं, हाथ से या छानने वाले किसी वस्तु से उसे क्या करते हैं, छान कर बाहर निकाल देते हैं या पानी के माध्यम से उसे क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है? तो इस यही प्रक्रिया एकदम सेम समझो, ठीक है? कि यही सेम प्रक्रिया क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधियाँ है, ठीक है? जो तुम गेहूँ धो रहे हो, उसमें से अशुद्धियाँ बाहर निकाल रहे हो, एक प्रकार का समझो क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि है, ठीक है? तो वहाँ पर हमने किसी छन्नी के माध्यम से निकाल लिया और ये क्या है, जल के साथ जो है कई मेढ़ों युक्त, ये क्या है? ये देखो एक मेढ़ बना हुआ है, ठीक है? ये एक प्रकार का क्या बना हुआ? मेढ़ बना हुआ है। इससे जब हम पानी को गिराते हैं, पानी प्रवाहित होता है, तो हल्के कण ऊपर आ गए, हल्के कण क्या आ गए? ऊपर। लेकिन भारी कण कहाँ बैठ गया? नीचे बैठ गया और इसी प्रकार से ये इनके बीच में भारी कण बैठ जाएगा और ऊपर से हल्का कण क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस विधि को हमने कौन-सी विधि नाम दिया? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि दिया, ठीक है? चलो, तो इसका हमने क्या कहा कि यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयोग होती है जिसमें अयस्क के कण उपस्थित अशुद्धियों से भारी होता है। उपस्थित अशुद्धियों से क्या होता है? भारी होता है और अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढ़ों से युक्त एक टेबल जो होता है, जो कंपन करते रहता है यानी हिलते रहता है, उससे होकर गुजारे जाते हैं और इस तरीका से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? तो अयस्क प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चल, अब आता है आगे, आगे है आपका फेन प्लवन विधि, ठीक है? फेन प्लवन विधि, इसी को हम झाग विधि के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी को हम लोग किस विधि से जानते हैं? झाग विधि से जानते हैं। अब झाग विधि या फेन प्लवन विधि ये क्या है आप समझना, ठीक है? इसी को हमने क्या कहा? झाग विधि, ठीक है? झाग विधि कहने का मतलब कि जैसे आप सरफ और साबुन देखते हो, ठीक है? तो वो सरफ साबुन को घोलने पर क्या बन जाता है? झाग बन जाता है। तो उसी तरीका से इसमें भी क्या होता है कि अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टैंक में डालते हैं, ठीक है? देखो, ये हमारा क्या है? एक टैंक है। ये एक टैंक है। इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इसमें क्या है? पूरी तरीका से जल भरा हुआ है, ठीक है? बात क्लियर है? अब इस जल में हम क्या करते हैं, जो
जो अयस्क है, भारी जो चूर्ण है, उसको डालें। जल में थोड़ा तेल डालते हैं, जल में क्या डालते हैं? तेल डाल देते हैं, ठीक है? और तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब मिलाया जाता है, ठीक है? यानी इसमें हम कंप्रेसर के माध्यम से, किसके माध्यम से? कंप्रेसर, कंप्रेसर जैसे आप देखे होंगे, ठीक है? कि आप गाड़ी भराने जाते हो, तो गाड़ी भराने जाते हो तो वहाँ एक कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है? यानी गाड़ी में जो हवा, टायर में जो आप जाते हो हवा भरने, ठीक है? तो एक कंप्रेसर के माध्यम से ही तो भरे जाते हैं, ठीक है? तो एक कंप्रेसर एयर होता है, ठीक है? जो कंप्रेस्ड करता है, ठीक है? इसको नीचे भेजता है, ठीक है? जैसे ही नीचे भेजेगा तो विलेय अप द्रव्य जो है, यानी जो अघुलने वाला जो पदार्थ है, ठीक है? यानी जो घुल नहीं सकता है पदार्थ, वो क्या होगा? जल में चुलहेट होंगे। क्या होंगे? जल में चुलहेट। चुलहेट कहने का मतलब कि ऊपर उठेगा। और अयस्क के हल्के कण, अयस्क के जो हल्के कण होंगे वो फेन के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? देखो, ये जो हुआ चूर्ण का, यानी अयस्क का जो हल्का कण होता है वो फेन के साथ ऊपर, यहाँ देखो पीली वाली जो आपको दिख रही है, ठीक है? या यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर जो ऊपर फेन के माध्यम से जो ऊपर दिख रहा है, ये कौन सा है? तो आप कहोगे कि हल्के कण है। अयस्क के कौन से कण है? हल्के कण है। ये जल के सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। जिन्हें क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। अब इसको अलग कर लिए तो फेन को खत्म करना है, तो फेन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसमें थोड़ा-सा एसिड डाल देते हैं और फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लिया जाता है। फिर क्या कर लिया जाता है? सांद्रित जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? छान कर सुखा लेते हैं। और इस विधि के द्वारा हम कॉपर या लेड या जस्ता के सल्फाइड को इस विधि से अलग करते हैं, ठीक है? यानी कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या जस्ता के सल्फाइड जो है, इस विधि से अलग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि फेन प्लवन विधि जो होता है, अयस्कों के सल्फाइड, कौन से? अयस्क अयस्कों के सल्फाइड को अलग किया जाता है, ठीक है? यानी हर अयस्क को अलग करने के लिए अलग-अलग प्रकार की विधियाँ होती हैं, ठीक है? तो यहाँ कौन-सी विधियाँ थी? झाग विधि, जिससे हम क्या करते हैं? सल्फाइड वाले जो अयस्क होते हैं, उससे हम अलग करते हैं, ठीक है? अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है? ये झाग जो है उत्प्लावन विधि पर कार्य करता है, ठीक है? जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उत्प्लावन विधि, ठीक है? उत्प्लावनता का सिद्धांत उस पे काम करता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या था? आज के लेक्चर थे, ठीक है? तो आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा कि क्या-क्या हमने पढ़ा, ठीक है? वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले तो हमने जाना कि खनिज क्या है, खनिज के बाद हमने जाना कि अयस्क क्या होता है, ठीक है? अयस्क की देखे कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने जाना कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कौन-कौन से फैक्ट हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हाथ से चुनकर करते हैं, ठीक है? अयस्कों को अलग, ठीक है? इसी को चुंबकीय विधि भी कह देते हैं। फिर गुरुत्व विधि देखें, गुरुत्व विधि के बाद हम लोगों ने देखा क्या? तो आप कहोगे कि फेन प्लवन विधि। बात क्लियर है? तो आपको आज के क्लास अच्छा लगा, ठीक है? अब तक बने हो इसका मतलब है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। हाँ, और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का आदर सम्मान करते रहें, ठीक? चलिए।